हेलो स्टूडेंट्स। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए आपकी ही पुस्तक हमारी विरासत कक्षा 7 का पाठ 3 नंदा राजजात का सारांश लेकर आई हूँ। आप इस पाठ में नंदा राजजात के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे उत्तराखंड की एक बहुत प्रसिद्ध यात्रा कही जाती है। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। माँ नंदा देवी की 12 या उससे अधिक वर्षों में उत्तराखंड हिमालय में आयोजित होने वाली यात्रा को नंदा देवी राजजात कहा जाता है। तो देखो बच्चों, माँ नंदा देवी की हर 12 वर्ष या उससे अधिक वर्षों में उत्तराखंड, जो कि हमारा राज्य है, वहाँ के हिमालयी क्षेत्रों में आयोजित होने वाली इस यात्रा को क्या कहा जाता है? नंदा देवी राजजात कहा जाता है। यह परंपरागत धार्मिक सांस्कृतिक यात्रा प्राचीन काल से होती रही है। तो यह जो यात्रा है ये किस हमारी धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई यात्रा है। तो ये बहुत सालों पुरानी ये यात्रा है, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। बाद में गढ़वाल के राजवंश भी इसमें शामिल हुए और इसकी व्यवस्था का उन्होंने क्या उठाया? जिम्मा उठाया था। इसलिए यह यात्रा क्या कहलाती है? राजजात कहलाने लगी। ढोल दमाऊं और भौंकरों के साथ नौटी से राजजात का शुभारंभ होता है। देखिए बच्चों, नौटी जो एक क्षेत्र है, वहाँ से बहुत सारे ढोल दमाऊं और भौंकरों के साथ इस राजजात का वहाँ से शुभारंभ किया जाता है। दूसरी तरफ कुरुड़ और कुमाऊं से भी यात्रा चलती है। तो देखिए, साथ साथ ही कुरुड़ और कुमाऊं क्षेत्र से भी क्या होता है? इस यात्रा का शुभारंभ होता है। साथ ही पूरे उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों, स्थानों और गांवों से वहां के देवी देवताओं के निशानों, छंतोलियों और डोलियों को लेकर यात्राएं निकल पड़ती हैं। एक तरफ देखिए गढ़वाल क्षेत्र से ये यात्रा निकलती है और दूसरी तरफ कुमाऊं क्षेत्र से भी यहाँ ये यात्रा का शुभारंभ होता है। तो ये जो सभी यात्राएं हैं वो अपने अपने देवी देवताओं के निशानों, छंतोलियों और डोलियों को लेकर ये जो यात्री हैं इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये यात्राएं विभिन्न उपयात्रा मार्गों से होते हुए अलग अलग स्थानों पर नौटी, कुरुड़ और कुमाऊं से निकलने वाली यात्राओं में शामिल होती जाती हैं। तो इस यात्रा में विभिन्न उपयात्रा मार्गों से होते हुए जो यात्री होते हैं वो क्या करते हैं? वो नौटी, कुरुड़ और कुमाऊं से निकलने वाली यात्राओं में वो शामिल होते जाते हैं। नंद केसरी में राजजात की यात्रा के साथ कुमाऊं से आने वाली यात्राओं का मिलन होता है। तो देखिए, नंद केसरी जो एक क्षेत्र है वहाँ पर जो गढ़वाल से ये राजजात की यात्रा निकलती है, उसके साथ ही कुमाऊं से आने वाली यात्राओं का क्या होता है? मिलन होता है। कारवां बढ़ता जाता है, यात्रा आगे चलती जाती है। तो इस यात्रा में बहुत सारे यात्री मिलते रहते हैं और एक बहुत बड़ा कारवां आगे बढ़ता जाता है और ये यात्रा फिर आगे की तरफ को चलती जाती है। इस यात्रा में चौसिंग्या खाड़ू भी साथ साथ चलता है। तो राजजात जो ये यात्रा है इसमें चौसिंग्या खाड़ू भी आगे आगे की तरफ को चलता जाता है। इसे नंदा देवी का संदेशवाहक माना जाता है। चौसिंग्या खाड़ू कौन है? चौसिंग्या खाड़ू एक 4 सींगों वाला नर भेड़ है, जिसे चौसिंग्या खाड़ू कहा जाता है। यह यात्रा विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों, मंदिरों, गांवों, कस्बों से गुजरते हुए आगे बढ़ती है। जिस गांव में भी यात्रा पहुंचती है वहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते रहते हैं। परंपरागत जागर, गायन और ढोल दमाऊं के साथ यात्रा का स्वागत किया जाता है। तो देखिए, जब ये यात्रा किसी भी गांव में पहुंचती है तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और वो क्या करते हैं? ढोल दमाऊं के साथ उस यात्रा का स्वागत करते हैं। चूड़ा, भुजला, ककड़ी,
मकई, सेब, आड़ू आदि मौसमी और स्थानीय उत्पादों की सौगात देवी को दी जाती है। तो लोग क्या करते हैं, उनके जो भी उस समय मौसमी फल होते हैं, जैसे ककड़ी होती है, मकई होती है, सेब, आड़ू, ये सब चढ़ावा देवी को समर्पित करते हैं। और साथ में वो अपने घर में बनाया हुआ चूड़ा भुजला वो भी देवी को चढ़ाते हैं। सब लोग सामूहिक भोजन करते हैं। रात को घोड़ा, चांचरी, चौफला गाए जाते हैं। नंदा देवी के जागर, स्वागत और विदाई के भी गीत गाए जाते हैं। यात्रा आगे बढ़ते हुए अंतिम गांव वाण पहुंचती है। तो ये यात्रा आगे बढ़ती जाती है और अंतिम गांव कहाँ पहुंचती है, वाण में पहुंचती है। यहाँ पर उत्तराखंड के विभिन्न यात्रा और उप यात्रा मार्गों से चलने वाली सारी यात्राओं का मिलन होता है। तो इसी स्थान पर उत्तराखंड के जितने भी जहाँ से भी यात्री आए हुए होते हैं इस यात्रा में, वो सब इसी स्थान पर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। आगे निर्जन स्थानों में बसेरा करना पड़ता है। गैरोली पातल से होते हुए यह यात्रा खूबसूरत बेदिनी बुग्याल तक पहुंचती है। तो यह यात्रा कहाँ पहुंचती है, देखिए गैरोली पातल से होते हुए बेदिनी बुग्याल तक ये यात्रा पहुंचती है। आगे पातर नौड़िया में रात्रि विश्राम के बाद रूपकुंड आता है। रूपकुंड में रहस्यमयी नरकंकाल मिलते हैं जो इस यात्रा में हुई दुर्घटनाओं की कहानी बयां करते हैं। इसके बाद 5333 मीटर ऊंची ज्यूरागली धार को पार करना होता है। यह यात्रा का सर्वाधिक कठिन और खतरे वाला क्षेत्र होता है। इसके बाद शिला समुद्र में रात्रि विश्राम के बाद हेमकुंड जो कि 4450 मीटर है वहाँ पहुँचते हैं। देखिए बच्चों, इस यात्रा में जो यात्री होते हैं उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारा उन्हें एक जो भी खतरे वाला क्षेत्र होता है उसे भी पार करना होता है और बहुत सारी उन्हें इस यात्रा में परेशानियां भी आती हैं। उन सबको ये झेलते हुए इस यात्रा में खुशी खुशी आगे बढ़ते रहते हैं। यही अंतिम स्थान होता है जहाँ से पूजा अर्चना और चौसिंग्या खाड़ू की विदाई के बाद यात्री वापस आ जाते हैं। तो हेमकुंड में चौसिंग्या खाड़ू की विदाई के बाद वहीं से लोग पूजा अर्चना करते हैं और चौसिंग्या खाड़ू की विदाई के बाद सभी यात्री वापस अपने अपने क्षेत्र की ओर आ जाते हैं। चनौड़िया घाट और सुतोल पड़ाव के बाद यात्रा अपने अपने स्थानों में पहुंच जाती है। उत्तराखंड हिमालय के निवासियों द्वारा यह यात्रा सामूहिक रूप से की जाती है। लगभग 280 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के 20 पड़ाव हैं। यह यात्रा बहुत ज़्यादा लंबी है। देखिए 280 किलोमीटर लंबा इस यात्रा में जाना होता है, जिसमें कि कितने पड़ाव आते हैं, 20 पड़ाव। यात्रा के दौरान बरसात का मौसम रहता है, भारी वर्षा की संभावना रहती है। भूस्खलन, रास्तों की टूट फूट, कीचड़, चढ़ाई और ढलान युक्त रास्तों पर फिसलन, खाद्य और अन्य जरूरी सामग्री की आपूर्ति बाधित होना इस यात्रा में आम बात है। देखिए बच्चों, जब यह यात्रा होती है तब कौन सा मौसम रहता है, बरसात का। तो आप सबको पता है अगर अधिक बारिश हो जाती है तो हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी आपदाएं भी समय समय पर होती हैं और कभी तो बहुत ज़्यादा भूस्खलन होते हैं। तो ऐसे समय में भी ये यात्री इस यात्रा पर चलते रहते हैं और अपने जो भी चौसिंग्या खाड़ू उसे अपने आगे आगे चलाते हुए इस यात्रा को पूरा करते हैं। और समय समय पर उन्हें कभी उनकी जो ज़रूरी सामग्री होती है उसकी भी कमी रहती है, लेकिन फिर भी वो इस यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़बारी और ओलों की संभावना भी बनी रहती है।
क्षमता से अधिक लोगों के आने से दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कतिपय लोग बुग्यालों में जड़ी बूटी खोदते, फूल तोड़ते हुए पॉलीथीन सहित कई प्रकार का कूड़ा कचरा वहीं छोड़ देते हैं और बहुत सारे लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं, जिससे क्या होती है, अनेक दिक्कतें भी आती हैं। लेकिन कुछ लोग उसमें अभी ऐसे भी होते हैं जो कि बीच बीच रास्तों में जड़ी बूटी उसे खोदते रहते हैं, फूल तोड़ते हैं और जो भी अपने साथ वो खाने पीने का सामान लेके आते हैं और जो भी कूड़ा कचरा उनका रहता है वो क्या करते हैं, वहीं रास्ते में छोड़ते हुए वो आगे बढ़ते रहते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, इससे पर्यावरण को क्या होता है, भारी नुकसान पहुंचता है। इस यात्रा में अपने रहने खाने की व्यवस्था सहित अपनी पूर्ण तैयारियों के साथ जाना होता है। ऊंचाई वाले इलाकों बुग्यालों से अपना कूड़ा वापस लाने के लिए थैला रखना सही है। अगर कोई व्यक्ति इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उन्हें अपने जो भी खाने पीने रहने की व्यवस्था है उसकी पूर्ण तैयारी करनी चाहिए, तभी इस यात्रा में जाना चाहिए। और यात्रा में जाते समय सबसे पहले उन्होंने ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो खाना पीना लेके जा रहे हैं तो बाद में क्या होता है, कूड़ा करकट जो भी बचता है उनका थैली वगैरह, तो उसे रखने के लिए भी एक बड़ा थैला रखकर उन्होंने साथ में ले जाना चाहिए, ताकि वो अपना जो भी उन्होंने कूड़ा वगैरह लास्ट का बचता है अंतिम, तो उसमें वो बड़े थैले में अपनी सारी चीज़ों को रख कर वापस ला सकें, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता। यात्रा की तिथियां, यात्रा उपयात्रा मार्ग, दुकानें, बस्ती, पड़ाव, दूरियां आदि के में जानकारी पहले से ही प्राप्त करना उचित रहता है। तो जो भी यात्री इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, सबसे पहले उन्होंने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा कब है और उसमें कितना हमें चलना है, कितनी दुकानें बीच रास्ते में पड़ती हैं और कौन कौन सी उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, तो इन सब के बारे में भी उन्होंने पहले ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यह यात्रा इन तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के साथ यात्रियों को कुछ सुखद अनुभव भी देती है। बच्चों, इस यात्रा में बहुत सारी मुश्किलें और चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन इस यात्रा में जो भी यात्री जाते हैं वो क्या करते हैं, एक अच्छा अनुभव लेकर अपने घर लौटते हैं। आली और बेदनी के खूबसूरत बुग्याल, स्कलटेन लेक, रूपकुंड की मिस्ट्री, बेदनी कुंड, अलकनंदा पिंडर और नंदाकिनी सहित अनेक नदियाँ, संगम, मंदिर, नृत्य, गीत, जागर, झोड़े, वस्त्र, आभूषण, स्थानीय खान पान, इन सबसे यात्रियों को परिचित होने के अवसर देती है। तो जो लोग भी इस यात्रा में जाते हैं वो बहुत सारा अनुभव लेकर अपने घर लौटते हैं। उन्हें हमारी संस्कृति के बारे में पता चलता है और जो भी उत्तराखंड के नृत्य हैं, गीत हैं, जागर हैं, झोड़े हैं, यहाँ के लोग कैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग आभूषण वस्त्र पहनते हैं, यहाँ का जो स्थानीय खान पान है, उन सब के बारे में इन यात्रियों को जानकारी प्राप्त होती है। इस यात्रा में यात्री पर्यटन, पथारोहण, साहसिक अभियान, तीर्थ यात्रा और विशिष्ट सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल होने और देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। तो ये सभी यात्री जितने भी यहाँ देखिए तीर्थ यात्रा होती है और विशिष्ट सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, उन सब में ये शामिल भी होते हैं, तो वहाँ से इनको एक अलग ही अनुभव मिलता है। इस यात्रा को मुख्य रूप से नंदा देवी को उसके मायके से ससुराल विदा करने की यात्रा माना जाता है। तो यह यात्रा क्यों की जाती है? यह यात्रा इसलिए की जाती है ताकि नंदा देवी को उसके मायके से ससुराल तक विदा किया जा सके। इस पूरी यात्रा और उसके समस्त अनुष्ठानों, क्रियाकलापों, गीत, नृत्यों में नंदा को मायके से ससुराल भेजने की भावना निहित रहती है। इसे मायके से ससुराल जाते हुए स्त्रियों की यात्राओं का प्रतीक या उत्सव रूप भी मान सकते हैं।
तो यह यात्रा किस लिए की जाती है? यह यात्रा मायके से ससुराल जाते हुए स्त्रियों की जो यात्रा का प्रतीक या उत्सव के रूप में भी हम इसे मान सकते हैं। तो बच्चों, ये इस पाठ का सारांश है। अब हम यहाँ पर कुछ इसी पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली को भी देखेंगे। निशाण। निशाण का अर्थ होता है देव चिन्ह, या आप इसे प्रतीक भी कह सकते हैं। चौसिंग्या। चौसिंग्या क्या होता है? चार सींग वाला। खाड़ू। खाड़ू का अर्थ होता है मेढ़ा या नर भेड़। तो चौसिंग्या खाड़ू का अर्थ क्या हुआ? चार सींग वाला नर भेड़। ढोल दमाऊ, पहाड़ी तालवाद्य। चिवड़ा, भुजला, धान से बने चबेना। चांचरी, झोड़ा, चौफला, पहाड़ी क्षेत्रीय भाषाओं के नृत्य गीत। तो चांचरी, झोड़ा और चौफला क्या है? पहाड़ी क्षेत्रीय भाषाओं के नृत्य गीत। बुग्याल। बुग्याल किसे कहते हैं? ऊंचाई पर स्थित वृक्ष विहीन क्षेत्र जहां बुग्गीदार घास उगी होती है। छंतोली। छंतोली किसे कहते हैं? रिंगाल का बना छाता। यह एक तरह का पहाड़ी बांस होता है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे टोकरा बनता है और सूपा बनता है। तो ये चीज़ें आपके घरों में भी आपको देखने को मिल सकती है। जागर। जागर किसे कहते हैं? नंदा देवी की गाथा को। अब बच्चों, हम यहाँ पर नंदा राजजात पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें एक नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नंदा राजजात कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होती है? तो इसका उत्तर है 12 अथवा उससे अधिक वर्षों में। दूसरा प्रश्न है, नंदा राजजात किस देवी से जुड़ी हुई है? तो इसका उत्तर है माँ नंदा देवी से। अगला प्रश्न देखो बच्चों, नंदा राजजात मुख्य रूप से उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ होती है? तो इसका उत्तर है चमोली जिले के नौटी गांव से। कहाँ से प्रारंभ होती है ये? चमोली जिले के नौटी गांव से। चौथा प्रश्न है, कुमाऊं और कुरुड़ से निकलने वाली यात्राएं कहाँ मिलती हैं? कहाँ पर मिलती हैं ये? नंदकेशरी में। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यात्रा में शामिल चौसिंग्या खाड़ू क्या माना जाता है? यह क्या माना जाता है? इसका उत्तर है नंदा देवी का संदेशवाहक। अगला प्रश्न है, राजजात यात्रा का अंतिम गांव कौन सा है? इसका उत्तर है वाण। कहाँ पड़ता है ये? चमोली जिले में। 7वें नंबर का प्रश्न है, रहस्यमयी नरकंकाल किस स्थान पर मिलते हैं? कहाँ पर मिलते हैं ये? रूपकुंड में, जो कि चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ज्यूरागली धार की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है लगभग 5333 मीटर। अगला प्रश्न है, यात्रा का अंतिम पड़ाव कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है होमकुंड। अगला प्रश्न है, नंदा राजजात की कुल लंबाई कितनी है और इसमें कितने पड़ाव होते हैं? तो नंदा राजजात की कुल लंबाई है 280 किलोमीटर और इसमें है कुल 20 पड़ाव। अगला प्रश्न है, यात्रा में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो इसका उत्तर है वर्षा, भूस्खलन, फिसलन, ऊंचाई, सामग्री की कमी आदि। तो बहुत सारी कठिनाइयां हैं जो कि यात्रियों को झेलनी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, यात्रा के दौरान पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां कौन कौन सी हैं? तो लोग इस यात्रा में जाते तो हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जड़ी बूटी खोदते हैं, फूल तोड़ते हैं, पॉलीथीन और कचरा वहीं छोड़ देते हैं। तो इसका उत्तर है जड़ी बूटी खोदना, फूल तोड़ना, पॉलीथीन और कचरा छोड़ना। अगला प्रश्न देखिए बच्चों,
यात्रा के दौरान कौन कौन से पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं? तो इसमें कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? झोड़ा, चांचड़ी, चौफला। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इस यात्रा को किस प्रतीक के रूप में माना जाता है? इसका उत्तर है स्त्रियों की मायके से ससुराल विदाई का प्रतीक। अगला प्रश्न है, यात्रा में कौन कौन से प्राकृतिक और सांस्कृतिक आकर्षण देखने को मिलते हैं? तो इसका उत्तर है, क्या क्या देखते हैं वहाँ लोग रास्ते में? बेदिनी बुग्याल, रूपकुंड, बेदिनी कुंड, नदियाँ, मंदिर, नृत्य, गीत और खान पान। अगला प्रश्न देखिए, नंद केसरी किस जिले में स्थित है जहां गढ़वाल और कुमाऊं की यात्राओं का मिलन होता है? तो ये है चमोली जिले में। तो नंद केसरी ऐसा स्थान है जहां पर गढ़वाल से आने वाली और कुमाऊं से आने वाली यात्राओं का क्या होता है? मिलन होता है। अगला प्रश्न है, राजजात यात्रा किन 3 नदियों के क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो इसका उत्तर है अलकनंदा, पिंडर और नंदाकिनी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यात्रा में शामिल बेदिनी बुग्याल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है चमोली जिला, जो कि कहाँ है? हमारे उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, नंदा राजजात में कितने मुख्य मार्गों से उप यात्राएं निकलती हैं? तो इसका उत्तर है कितने मार्गों से निकलती हैं? 3। पहला है नौटी, दूसरा है कुरुड़, तीसरा है कुमाऊं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यात्रा में देवी देवताओं के प्रतीक रूप में क्या क्या ले जाया जाता है? तो वो सभी यात्री क्या क्या लेकर जाते हैं? निशान, छंतोलिया और डोलियां। अगला प्रश्न है, नंदा राजजात का धार्मिक सांस्कृतिक महत्व क्या है? इसका उत्तर है मां नंदा देवी को मायके से ससुराल विदा करने की प्रतीकात्मक यात्रा। अगला प्रश्न है, यात्रा में स्थानीय लोग देवी को कौन कौन से मौसमी उत्पाद भेंट करते हैं? तो इसका उत्तर है क्या क्या देते हैं वो देवी को? चूड़ा, भुजला, ककड़ी, मकई, सेब, आड़ू आदि। अगला प्रश्न है, यात्रा में कौन सा पारंपरिक वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से बजता है? तो क्या बजाया जाता है? ढोल और दमाऊ। अगला प्रश्न है बच्चों, यह यात्रा लगभग कितने दिन चलती है और कितने पड़ाव होते हैं? तो यह यात्रा लगभग 20 से 22 दिन चलती है और इसमें कुल 20 पड़ाव होते हैं। तो यह हमारी आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। बच्चों, मैं आपके लिए इससे आगे का पार्ट जल्द ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।